फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास के अंदर हम अभिसारी सीमांत पढ़ रहे थे और अभिसारी सीमांतों के अंदर हमने महाद्वीपीय अभिसरण यानी कि कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जो था उसको डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्जेंस को डिटेल से डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी। हमने तीन तरीके के आपको अभिसरण बताए थे। पहला महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस था। दूसरा हमारा महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण है। ठीक है, महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण, ये हमारा थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है। तो आज हम इस सेकंड पॉइंट की बात करेंगे कि महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण जो है इसका किस प्रकार से अभिसरण होता है और क्या क्या इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो जो महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण, पहले तो आपको जानना ये जरूरी है कि इन महाद्वीपीय और महासागरीय अभिसरण में से जब महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के कांटेक्ट में आएगी तो कौन सी प्लेट जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और किस प्लेट जो है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों में अभिसरण के दौरान जो हमारी महासागरीय प्लेट है, मान लो ये D1 है और महाद्वीपीय प्लेट मान लो D2 है, तो इस कंडीशन में महासागरीय प्लेट की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। कौन सी प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है? महासागरीय प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब जब महासागरीय प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की ओर धंस जाएगी। कौन सी प्लेट धंसेगी? इस कंडीशन में महासागरीय प्लेट जो है वो क्या होगी, नीचे की ओर जाएगी, नीचे की ओर मूव करेगी। महासागरीय प्लेट कहाँ मूव करेगी? महासागरीय प्लेट नीचे की ओर मूव कर जाएगी, नीचे की ओर धंस जाएगी। ठीक है, तो महासागरीय प्लेट जब नीचे की ओर धंसेगी तो उस कंडीशन के अंदर महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, जैसे ये मान लो महासागरीय प्लेट थी, ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट होगी, तो इनके बीच के अंदर जो गर्त या ट्रेंच का निर्माण होगा उस ट्रेंच को क्या बोलेंगे? उस ट्रेंच को बोलेंगे ओशियन ट्रेंच या महासागरीय गर्त बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको महासागरीय गर्त के नाम से जानते हैं। तो जब दो प्लेटें जो कि एक महाद्वीपीय है और दूसरी महासागरीय है, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो महासागरीय प्लेट की डेंसिटी ज्यादा और महाद्वीपीय प्लेट की डेंसिटी कम। इस कंडीशन में अधिक डेंसिटी वाली महासागरीय प्लेट के अंदर प्रत्यावर्तन और कम डेंसिटी वाली महाद्वीपीय प्लेट के अंदर वलन और महासागरीय प्लेट के नीचे की ओर जाने के कारण से जो गर्त का निर्माण हुआ उस गर्त को ओशियन ट्रेंच या महासागरीय गर्त के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में क्या होगा? इन क्षेत्रों में तीव्रता के भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी पाए जाएंगे और वलित पर्वतों का निर्माण भी होगा। क्या पाया जाएगा? यहाँ पे भूकंप पाए जाएंगे, आपके यहाँ पे आपके ज्वालामुखी का निर्माण भी पाया जाएगा, क्योंकि जलवाष्प होगी ना सागरीय प्लेट के कांटेक्ट में आने के कारण से, तो ज्वालामुखी का निर्माण भी हो जाएगा। और यहाँ पर आपके वलित पर्वत जो हैं उन वलित पर्वतों का निर्माण भी आपको देखने को मिलेगा। तीनों की तीनों घटनाएं यहाँ पर एक साथ घटित हो रही हैं। जैसे बात करें कैसे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल लेके देखें हम तो एक नजका प्लेट होती है। जब यह नजका प्लेट जो है ये हमारी अमेरिकन प्लेट के कॉन्टेक्ट में आएगी। नजका प्लेट किसके कॉन्टेक्ट में आएगी? अमेरिकन प्लेट जो है उस अमेरिकन प्लेट के कांटेक्ट में आएगी तो उस कंडीशन के अंदर अमेरिकन प्लेट जो है उस अमेरिकन प्लेट में वलन की क्रिया के कारण से एक माउंटेन, एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा, जिसको हम एंडीज माउंटेन या एंडीज पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो हमारी नजका प्लेट और अमेरिकन प्लेट के अंदर अभिसरण के कारण से जो पर्वत श्रृंखला बनी वो पर्वत श्रृंखला कौन सी बनी? एंडीज पर्वत श्रृंखला बनी। अब चूंकि महासागरीय प्लेट कांटेक्ट में थी तो उस महासागरीय प्लेट के कांटेक्ट में होने के कारण से यहाँ पर आपके वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी जो है उन ज्वालामुखी का निर्माण भी होगा। तो कौन कौन से ज्वालामुखी या वॉल्केनो जो है वो यहाँ पर पाए जाएंगे? तो जो विस्फोटक ज्वालामुखी, वॉल्केनो इरप्शन का मतलब होता है विस्फोटक ज्वालामुखी, तो जो जो विस्फोटक ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाएंगे
वो कौन कौन से हैं? वो आते हैं आपके माउंट कोटोपेक्सी आता है, माउंट चिम्बेरोजो आता है और माउंट एकांकागुआ आता है। ये यहाँ पर विस्फोटक ज्वालामुखी आ गए। कौन कौन से आए? माउंट कोटोपेक्सी आ गया, माउंट चिम्बेरेजो आ गया और माउंट एकांकागुआ आ गया। ये 3 ज्वालामुखियों का निर्माण आपको, और भी छोटे ज्वालामुखी होते हैं लेकिन मोस्टली जो ज्वालामुखी हमारे काम के हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये 3 ज्वालामुखी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? माउंट कोटोपेक्सी, माउंट चिम्बेरोजो एंड माउंट एकांकागुआ। और दूसरी प्लेट कौन सी है? दूसरी जो प्लेट आती है वो आती है हमारी पैसिफिक प्लेट। जैसे हमारा जो प्रशांत महासागर है, उस प्रशांत महासागरीय प्लेट यानी कि पैसिफिक प्लेट, और जो हमारी अमेरिकन प्लेट है, जब इन 2 प्लेटों के अंदर अभिसरण की क्रिया होगी, कौन कौन सी प्लेटों में? पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट के अंदर, तो इस अभिसरण के कारण से जो वलित पर्वत श्रृंखला बनेगी, तो उस वलित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? रॉकी माउंटेन, यानी कि रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है, उस रॉकी पर्वत श्रृंखला का यहाँ पर निर्माण होगा। कब होगा? पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकन प्लेट जो है, इन दोनों प्लेटों के आपस में कांटेक्ट होने के कारण से जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर बन रही है, वह पर्वत श्रृंखला दोनों प्लेटों में अभिसरण के कारण से बनी है। तो यह जो अभिसरण के कारण से बनने वाली पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम रॉकी माउंटेन या रॉकी पर्वत श्रृंखला है। और जो ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाएंगे, जो वोल्केनो इरप्शन यहाँ पर होता है, जो विस्फोटक ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो विस्फोटक ज्वालामुखी आपका माउंट हुड आता है, माउंट सासा आता है एंड माउंट रेनियर आता है। ये ज्वालामुखी क्या होते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से आ गए आपके? यहाँ पर आ गए आपके माउंट हुड ज्वालामुखी आ गया, इंपोर्टेंट है, माउंट सासा ज्वालामुखी आ गया, इंपोर्टेंट है, और माउंट रेनियर ज्वालामुखी आ गया, जो कि एक इंपोर्टेंट ज्वालामुखी है। तो आप देख सकते हो, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के अंदर जब अभिसरण हुआ, तो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों में अभिसरण के कारण से अधिक डेंसिटी की महासागरीय प्लेट में प्रत्यावर्तन की घटना, कम डेंसिटी की महाद्वीपीय प्लेट के अंदर वलन की घटना, और महासागरीय प्लेट के नीचे की ओर मूव करने और महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर की ओर मूव करने के कारण से महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में बनने वाले गर्त को महासागरीय गर्त या ओशियन ट्रेंच का नाम दिया जाना, और इन दोनों प्लेटों के सीमांत वाले एरिया के अंदर भूकंप की घटना, इन दोनों प्लेटों के बीच में ज्वालामुखी की घटना, और यहाँ पर वलित पर्वतों के निर्माण की घटनाएं क्या होती हैं? घटित होती हैं। कैसे होती हैं? ये हमने अभी बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, तो आप हमारे लास्ट क्लास में देख करके उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की हमने, तो जो नजका प्लेट होती है और अमेरिकन प्लेट होती है, ये जब दोनों एक दूसरे के, आप जब भी जियोग्राफी पढ़ें तो एक वर्ल्ड मैप साथ में लेकर बैठें। उससे क्या होता है कि चीजों को समझना आपके लिए इजी होता है। चीजें अच्छे से समझोगे, डायरेक्टली रटोगे नहीं, तो एग्जाम के अंदर वो एक मेमोरी बन जाएगी। विजुअल मेमोरी जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लगभग परमानेंट मेमोरी की तरह ही होती है, जो हमारे माइंड में बनती है। तो जब आप एक मैप लेके अपने पास बैठोगे, एटलस खरीद लो, एटलस लेके जब आप बैठोगे तो उसके साथ साथ जब आप जियोग्राफी पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि जियोग्राफी आप डायरेक्टली थोड़ी से पढ़ सकते हो। जियोग्राफी पढ़ने के लिए आपको मैप जो है वो जरूर चाहिए। तो आप एक एटलस की बुक खरीद लो, और वर्ल्ड एटलस, जिसमें आपको इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप दोनों मिलेंगे, आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो हमारी नजका प्लेट और अमेरिकन प्लेट के अंदर जब अभिसरण होगा, तो इस अभिसरण के कारण से हमारे एंडीज माउंटेन, जो हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, उस एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो वोल्केनो बनते हैं, जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जो ज्वालामुखी का निर्माण होता है, वो मुख्यतः ज्वालामुखी जो यहाँ पर बन रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो आपके माउंट कोटोपेक्सी होता है, माउंट चिम्बेरेजो होता है और माउंट एकांकागुआ होता है। ठीक है। सिमिलरली जब हमारी पैसिफिक प्लेट जो है वो कांटेक्ट में आती है, जब हमारी पैसिफिक प्लेट जो है
वो हमारी अमेरिकन प्लेट के कांटेक्ट में आएगी, तो पैसिफिक प्लेट के अमेरिकन प्लेट के कांटेक्ट में आने पर इन प्लेटों में अभिसरण की क्रिया होगी। अमेरिकन प्लेट के अंदर वलन की क्रिया होगी और वलन की क्रिया से जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर बन रही है उसको हम रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो ज्वालामुखी बनेंगे उसके अंदर आपका माउंट हुड आता है, माउंट शास्ता आता है एंड माउंट रेनियर आता है। ये यहाँ पर बनने वाले मुख्य ज्वालामुखी हैं। क्लियर है इतना? तो अब हम अपनी लास्ट जो प्लेटों की अभिसरण है उसको और देख लेते हैं। अब हमारी कौन सी आएगी? अब हमारी एक प्लेट अभिसरण बची है, तीसरी, जिसको हम क्या बोलेंगे? महासागरीय, महासागरीय अभिसरण। ठीक है, तीसरी कौन सी प्लेट आ गई? तीसरी प्लेट आ गई हमारी महासागरीय, महासागरीय अभिसरण। यानी कि जब दो महासागरीय प्लेटें आपस में मिल रही हैं और उन प्लेटों के अंदर जो अभिसरण की क्रिया हो रही है उस अभिसरण की क्रिया को महासागरीय, महासागरीय अभिसरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो महासागरीय, महासागरीय अभिसरण है इसमें प्लेटों के किनारे पर जो ज्वालामुखी उद्भव है उस ज्वालामुखी के से निकलने वाला जो लावा है वो लावा ठंडा होगा और ठंडा होकर के द्वीपीय चाप जो है उन द्वीपीय चापों का निर्माण यहाँ पर पाया जाएगा। इन एरिया के अंदर महासागरीय गर्त यानी कि ओशियन ट्रेंच का निर्माण भी होता है और इन एरिया के अंदर जो भूकंप आते हैं वो भूकंप उच्च तीव्रता के होते हैं और यहाँ पर विस्फोटक ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। तो जो हमारी महासागरीय, महासागरीय अभिसरण है, एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे हमारी फिलीपीन प्लेट होती है, जब ये पैसिफिक प्लेट के कांटेक्ट में आती है तो वह एक महासागरीय, महासागरीय अभिसरण का एग्जाम्पल है। तो महासागरीय, महासागरीय अभिसरणों में दो महासागरों के बीच में कन्वर्जिंग क्रिया होती है जिसको हम महासागरीय, महासागरीय अभिसरण कहते हैं। और इनके अंदर कन्वर्जेंस होने के कारण से जब ज्वालामुखी का उद्गार मैग्मा के रूप में निकलेगा तो वह मैग्मा ठंडा होकर के द्वीपीय चाप जो है उन द्वीपीय चापों का निर्माण करेगा। और यहाँ पर भी आप ये ओशियन ट्रेंच, महासागरीय, महासागरीय अभिसरण के अंदर जो प्लेटें होती हैं उन प्लेटों के बीच में बनने वाले जो गर्त होते हैं जिसे हम महासागरीय प्लेटों के संदर्भ में महासागरीय गर्त कहते हैं। तो यहाँ भी ओशियन ट्रेंच या महासागरीय गर्त जो है या महासागरीय गर्त जो है उस महासागरीय गर्त का निर्माण देखा गया है। पर और साथ ही साथ यहाँ पर जो भूकंप आते हैं वो भूकंप बहुत ही उच्च तीव्रता वाले भूकंप होते हैं। भूकंप कैसे आते हैं? भूकंप बहुत ही उच्च तीव्रता वाले भूकंप होते हैं, पहली बात। दूसरा, जो यहाँ पर ज्वालामुखी बनते हैं वो ज्वालामुखी क्या होते हैं? बहुत ही विस्फोटक ज्वालामुखी जो है उनका यहाँ पर निर्माण होता है। ये कौन सी प्लेट होगी हमारी? ये हमारी महासागरीय, महासागरीय कन्वर्जेंस की बात हमने यहाँ पर कर दी। तो हमने टोटल 3 चीजें आपको बताई यहाँ पे कि जो अभिसारी सीमांतों के सहारे जो गतियां होती हैं उन गतियों में 3 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। पहली महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण, दूसरी महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण और तीसरा महासागरीय, महासागरीय अभिसरण। जब हमने आपको सीमांत, प्लेट सीमांत बताने शुरू किए थे तो हमने कहा था कि टोटल 3 प्रकार की गतियां हो सकती हैं, या तो अपसारी गति होगी या अभिसारी गति होगी या संरक्षी गति होगी। अपसारी गति जो थी उसको हमने एक संरचनात्मक प्रक्रम बताया जहां से क्या बना? अपसारी गति से क्या बना? अपसारी गति से हमने आपको सागर नीतल प्रसरण समझाया। अपसारी गति से हमने क्या समझा? अपसारी गति से हम सागर नीतल प्रसरण को समझ चुके हैं। फिर हमने बात की किसके बारे में? फिर हमने बात की अभिसारी गति के बारे में। और अभिसारी गति से हमने क्या समझा? अभिसारी गति के अंदर हमने कि किस प्रकार से वलित पर्वत जो हैं उन वलित पर्वतों का निर्माण होता है, नंबर 1 पॉइंट। किस प्रकार से ज्वालामुखी जो है उन ज्वालामुखी का निर्माण होता है, नंबर 2 पॉइंट। और बेनी ऑफ जोन्स क्या होते हैं, प्रत्यावर्तन क्या होता है और मैग्मा का उद्गार किन परिस्थितियों में होता है और ज्वालामुखी बनने के लिए क्या वहां पर सागरीय जल की उपस्थिति जो अनिवार्य है या नहीं है, ये हमने हमारे अभिसारी गति के दौरान पढ़ लिया। ठीक है, तो हम अब तक 2 चीजें पढ़ चुके हैं, अभिसारी गति और अपसारी गति। एक रचनात्मक प्रक्रम,
एक विनाशात्मक प्रक्रम। तीसरा जब हमने वहां पर डिस्कस किया था, हमने 3 गतियां बताई थी। तीसरी जो हमने गति वहां पर बताई थी वो कौन सी बताई थी? थर्ड जो हमने गति बताई थी वो बताई थी संरक्षी गति। संरक्षी गति क्या बताया था हमने? संरक्षी गति में हमने ये बताया था कि इस संरक्षी गति का मतलब होता है कि जैसे मान लो 2 प्लेटें कॉन्टेक्ट में हैं, एक प्लेट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, एक प्लेट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो प्लेटों के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के कारण से जो गति हो रही है, इस गति को संरक्षी गति के नाम से हमने वहां पर जाना था। कौन सी गति के नाम से हमने डिस्कस किया था? हमने संरक्षी गति जो है उस संरक्षी गति के नाम से उसको वहां पर डिस्कस कर लिया था। अब जब संरक्षी गति होती है तो संरक्षी गति के कारण से जो भ्रंश बनता है उस भ्रंश को रूपांतरण भ्रंश कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये वाली चट्टान इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, तो आगे वाली कंडीशन क्या बनेगी? आगे वाली कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि एक चट्टान जो है वो इधर मूव कर गई, जो कि इधर जा रही है, दूसरी इधर आ गई, तो यहाँ पर जो भ्रंश का निर्माण हुआ उस भ्रंश को क्या बोलते हैं? उस भ्रंश को नाम दिया गया कौन सा? रूपांतरण भ्रंश के नाम से जाना गया। रूपांतरण भ्रंश के नाम से इसको जाना गया। कौन से भ्रंश के नाम से जाना गया इसको? इसको रूपांतरण भ्रंश के नाम से जाना गया, क्योंकि दोनों की दोनों प्लेटें आगे पीछे खिसक गई और जो भ्रंश बना उस भ्रंश को रूपांतरण भ्रंश के नाम से जाना। जो कब बना? संरक्षी सीमांतों के क्षेत्र के अंदर जो भूपटल का निर्माण हुआ, यह भूपटल का निर्माण जो है वो रूपांतरण भ्रंश के बनने के लिए जिम्मेदार था। और चूंकि यहाँ पर गति जो थी उस गति के अंदर कोई भी विनाश की क्रिया घटित नहीं हुई, इस कारण से एक दूसरे के अपोजिट होने वाली गति संरक्षी सीमांत के नाम से जानेगी। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर हम, इसका एग्जाम्पल हमें क्या देखने को मिलता है? अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, उस नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया जो है, उस कैलिफोर्निया के पास एक रूपांतरण भ्रंश है, सेंट एंड्रियास भ्रंश। कौन सा है? एक भ्रंश है। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका जो है, उस नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर एक रूपांतरण भ्रंश है, एक रूपांतरण भ्रंश प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रूपांतरण भ्रंश प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका सैन एंड्रियास भ्रंश। इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो कौन सी गति के कारण से बना है? ये एक रूपांतरण गति के कारण से बनने वाला भ्रंश है। कहां पर है? कैलिफोर्निया के अंदर है। संरक्षी गति हुई संरक्षी सीमांतों के अंदर, और संरक्षी सीमांत वाले एरिया में संरक्षी गति के कारण से एक प्रकार के भ्रंश का निर्माण हुआ। और यह भ्रंश जो है क्योंकि संरक्षी गति के कारण से बना था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसीलिए इसे रूपांतरण भ्रंश का नाम दिया गया। और सेंट एंड्रियास भ्रंश जो है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, उस भ्रंश को हम क्या बोलते हैं? एक रूपांतरण भ्रंश के एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं, या रूपांतरण भ्रंश का उदाहरण के रूप में इसे बताते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपके जैसे मेंस एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संरक्षी गति पर टिप्पणी लिखिए, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है वहां पे कि जो आपकी ये महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें हैं उनमें अभिसरण कैसे होता है, या केवल आपसे अभिसारी अभिसरण या अपसारी अभिसरण या संरक्षी गति के बारे में भी डायरेक्टली पॉइंट पूछा जा सकता है। ये एक रिटन क्वेश्चन के रूप में आपके पास आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपके पास आएगा जब भी पूछा जाएगा, तो जिस पर आपको कुछ शब्द लिखने होते हैं, जो कि आपके मेंस के अंदर क्या होता है? क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से आपको इसके ऊपर शब्द लिखने हैं। ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से केवल एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे। अब हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब क्या है, हम बेसिक चीजें समझ चुके हैं कि किस प्रकार से पर्वत जो है वो बन सकते हैं, किस प्रकार से ज्वालामुखी का निर्माण हो सकता है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे पर्वत क्या होते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, हमारे पर्वतों के टाइप में जैसे भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं। तो हमें एक एक पर्वत के बारे में अच्छे से पढ़ते हुए आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली किसी क्लास में।